नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है और बिल्कुल हाल फिलहाल की है। लेकिन आज की घटना शुरू करने के पहले मैंने कल और परसों के रिपीटेड एपिसोड्स के कमेंट्स पढ़े। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ। किसी ने लिखा है कि मैं अनसब्सक्राइब करूंगा, किसी ने लिखा है कि आपके पास अब स्टोरीज खत्म हो गई हो तो ये बताइए। किसी ने ये भी लिखा है कि आप तो कहते थे कि जब तक दुनिया है तब तक क्राइम है और तब तक हम किस्सा गोई में आपको क्राइम के किस्से बताता रहूंगा। बात अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मैंने जब लास्ट एपिसोड किया था तभी मैंने बताया था कि तबीयत कुछ नासाज है। इस समय वायरल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और तमाम बार वायरल के बावजूद, यानी बुखार के बावजूद भी मैंने एपिसोड किए हैं। और इसलिए कि एपिसोड आधे घंटे या 35 मिनट करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस बार गले में जो इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और यही वजह है कि 4-5 दिन तक मैं आपके समक्ष नहीं आ पाया। लेकिन बस वही है कि क्या कहूँ। तो बहरहाल आज फिर थोड़ी सी आवाज़ सुधर जाने पर मैं आपके सामने हूँ। और आज का वाकया है बिहार का। पाटलिपुत्र में एक मोहल्ला है नेहरू नगर। वहाँ 16 अक्टूबर यानी बिल्कुल हाल फिलहाल की घटना है। 16 अक्टूबर 2024 को थाने पर कई फोन आए कि फौरन चले आए साहब, यहाँ पर एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हो गई, यानी डबल मर्डर था। पुलिस गिरते पड़ते भागी पहुंची और वहां उसने देखा कि दंपत्ति NK श्रीवास्तव, जिनकी उम्र 75 साल, और उनकी पत्नी सुजाता देवी, जिनकी उम्र 61 वर्ष, इन दोनों की हत्या हुई थी। और NK श्रीवास्तव के शरीर पर चाकुओं के निशान थे, चाकुओं से गोदा गया था। और उसी तरह सुजाता, वो अपने बेडरूम में मिले NK श्रीवास्तव, और उनकी पत्नी सुजाता किचन में मिली। उनके चेहरे को भी किसी भारी चीज से अच्छी तरह से कूचा गया था। सामान घर का अस्त व्यस्त था और ये लग रहा था कि सामान भी कुछ यहां से, या वैल्यूएबल्स कुछ यहां से ले जाए गए हैं। पुलिस ने अज्ञात में इसकी FIR की, विवेचना शुरू की और बिल्कुल कतई पता नहीं लग रहा था कि आखिरकार क्या बात है। पड़ोसी कुछ झगड़े की बात करते थे कि साहब कोई झगड़ा है इन लोगों के परिवार में, संभवतः उसी की वजह से यह हत्या हुई होगी। पुलिस ने कई टीमें बनाई, CCTV फुटेज खंगालने लगे। मृतक दंपत्ति के मोबाइल फोन की डिटेल भी इकट्ठा की गई, उसको अच्छी तरह से एनालाइज किया गया। CCTV फुटेज में एक छोटी सी क्लिप मिली जिसमें घटना के बाद एक व्यक्ति बाइक से दंपत्ति के घर से निकलता हुआ दिख रहा था। फुटेज बहुत छोटा और अस्पष्ट था। दूसरे कैमरों में इसी फुटेज को ट्रेल किया गया तो उसमें उसके बाइक का नंबर और शर्ट, किस तरह की शर्ट है, चेकदार शर्ट थी, शर्ट की पहचान हुई कि साहब जिस किसी ने ये काम किया है, संभवतः जिसने ये काम किया है वो फला बाइक नंबर पर और इस तरह की शर्ट पहने हुए है। पुलिस ने एक इश्तहार सा इसका जारी किया, लोगों से हेल्प मांगी कि अगर इस तरह की हुलिया वाला, इस तरह के नंबर जब RTO ऑफिस से उसका पता किया गया
तो पता वहाँ से लगा, पहले किसी और के नाम थी और फिर किसी और को बेची गई। जिसको बेची गई उसका नाम फिर पुलिस को पता लग गया। वो पास में ही राजीव नगर रोड नंबर 27B का रहने वाला अमित कुमार उर्फ चिंटू था। चिंटू को बुलाया गया। उसने कहा साहब वो हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी 3 दिन पहले। मुझे लग रहा था दोस्त लोग ले गए हैं। मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की और मैं बस आज ही कल में पुलिस में इसकी चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रहा था। पुलिस को उसकी बात थोड़ी सी ठीक ठाक लगी तो पुलिस ने उसको जाने दिया। उसके बाद दंपत्ति की जब CDR देखी जाने लगी, क्योंकि मोबाइल मौके पर मिला नहीं था, दंपत्ति की जब CDR देखी जाने लगी तो उसमें एक नंबर से, दोनों लोगों के पास मोबाइल था, महिला पुरुष दोनों के पास, एक नंबर से दिन में और रात दोनों में लंबी लंबी कॉल और खासकर इंटरनेट एक्टिविटी यानी इंटरनेट पर व्हाट्सएप कॉल या दूसरे किसी ऐप से की गई कॉल का पता लगा। जिस नंबर से बहुत ज्यादा सुजाता की बात होती थी, ध्यान रखिएगा सुजाता की उम्र थी 61 साल, बात होती थी, वो वही व्यक्ति था जिसकी मोटरसाइकिल का नंबर पुलिस को CCTV फुटेज में मिला था। पुलिस उसे फिर पकड़ लाई। अब पुलिस ने पूछना शुरू किया कि भाई ये इतनी लंबी लंबी कॉल कैसे है और क्या है। तो उनका साहब वो असल में पास में ही मेरी किराना की दुकान है, तो उन लोगों को सामान लेना होता है या पहुंचाना, मैं पहुंचा देता हूं और पैसे लाने के लिए उनके पास जाता हूं, उसी सिलसिले में बात होती है। पुलिस ने फिर पूछा कि भाई रात में कौन सी तुम्हारी दुकान खुलती है कि 12 बजे तुम्हारी इंटरनेट एक्टिविटी शुरू होती है और रात में 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे तक चलती है। ठीक उसी समय महिला के मोबाइल नंबर पे या महिला के CDR में भी उतनी ही एक्टिविटी आती है। ये बात तुम्हें एक्सप्लेन करनी होगी। खैर आप जानते हैं सीधे डबल मर्डर का मामला था, सीधी तरीके से तो कोई बताने से रहा, कभी कोई नहीं बताता। फिर पुलिस परेशान होकर अपने पर आ गई। सारी श्रेणियां उस पर लागू की गई, श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई, हर तरह से पूछताछ हुई। काफ़ी देर तक उसने रजिस्ट किया क्योंकि वो कुछ नशा करने का आदी था। सामान्य रूप से घर वाले बताते थे कि ये साहब कुछ थोड़ा बहुत किसी चीज़ का कोई डोज है जिसका एडिक्ट हो रहा था। ये सुबह खाना वाना खा के निकलता है, जब वो अपनी दुकान पर जाता है तो वहीं से वो नशे की गोली हो या कोई नशा है जिसका ये सेवन करता है। लेकिन बाकी सब सारी एक्टिविटी यानी दुकान का काम सब, पैसा रुपया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी और शादीशुदा है, 2 बेटियां हैं। बहरहाल बात होते होते जब पुलिस अपने पर आई तो उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। पुलिस वालों ने कभी ये सोचा नहीं था कि ये ब्लाइंड मर्डर यहाँ पर आकर रुकेगा। उसने बताया कि मेरे उस महिला से संबंध थे, अनैतिक संबंध थे, और यह भी बताया कि महिला के पति इनके श्रीवास्तव जी, उनको पार्किंसंस था, तमाम बीमारियां थीं और वो ज़्यादातर बिस्तर पर रहते थे। वो जो उनको दवा दी जाती थी, खाना खाने के बाद दवा दोनों टाइम खाते थे, उसके बाद नींद आती थी और बहुत थोड़ा बहुत कभी कभी वो टीवी देखा करते थे। जब उनको खाना देना हो, नहलाना धुलाना हो, सुबह वॉशरूम ले जाना हो, पत्नी यानी सुजाता तभी उनके साथ रहती थी। बाकी समय में वो अपने कमरे में रहा करती थी और जब वो कमरे में आती थी तब हम लोग बात किया करते थे। रात में वीडियो कॉल की बात जब पूछी गई तो जो कुछ उसने बताया आप भी समझ सकते हैं कि दोनों वीडियो पर किस तरह की बात किया करते रहे होंगे। 2-2 घंटे की वीडियो कॉल रहा करती थी जो पता लगी, और बाद में जब मोबाइल रिकवर हुआ तो उसमें भी कॉल लॉग
पूरी तरह से सुरक्षित था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि दोनों तरफ से वीडियो कॉल्स हुई हैं और बहुत लंबी लंबी बातें हुई हैं। घटना वाले दिन का उसने ब्यौरा बताया कि साहब हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग रात में करीब 3 साढ़े 3 बजे तक या 4 बजे तक मोबाइल वीडियो कॉल पर बात करते रहे, और बात क्या करते रहे होंगे आप बात समझ सकते हैं। और उसी समय महिला ने कहा कि तुम इस समय चले आओ। उसने कहा नहीं, घर से आना ठीक नहीं है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, सभी पूछेंगे, मैं सुबह आ जाऊंगा। सुबह का इंतजार महिला कर रही थी और ठीक 7:30 बजे उसने फोन किया कि चिंटू तुम अब चले आओ। उसने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे बहुत नींद लग रही है, मैं देर से सोया हूं। वो सो गया। 10:30 बजे जब वो नहा धो के तैयार होके अपने दुकान के लिए निकला तो वो सीधे घर पर पहुंच गया। 10:30 बजे वो उस घर में पहुंचा और सुजाता से उसने उस सुजाता के कमरे में संबंध बनाए। लेकिन ठीक इसी समय एनके श्रीवास्तव, जो चलने फिरने में बिल्कुल लाचार थे, बहुत अल्टीमेट पार्किंसन था उनको, हाथ पैर कांपा करते थे, लेकिन किसी तरह दीवारों के सहारा लेकर उस कमरे में पहुंच गए। कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद नहीं था। दरवाजे को उन्होंने धक्का देकर खोला तो अपनी पत्नी और चिंटू को उन्होंने कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा। देखकर उन्होंने बहुत जोर से डांट लगाई या आवाज़ लगाई या चिल्लाए। झपट कर एनके श्रीवास्तव को बिस्तर पर गिरा लिया और बिस्तर पर गिराने के बाद वो उसके गर्दन पर सवार होने लगा। इस बीच महिला उठी और किचन से वो चाकू ले आई। इस बीच में उसका मुंह तकिए से बिस्तर पे पटक के, वही महिला के बिस्तर पे पटक के उसके मुंह को तकिए से दबाकर उसको सफोकेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच में सुजाता देवी किचन से एक चाकू ले आई और पति के सीने पर 3-4 बार महिला ने ही चाकू घोंप दिया। बुजुर्ग लहूलुहान हो गए और मौके पर उनकी मौत हो गई। महिला किचन में गई और अपने हाथ में और कपड़े में जो खून लगा हुआ था उसको धो रही थी, और तभी अमित वही चाकू लेकर पीछे से पहुंच गया और उसने महिला पर चाकू से वार करने शुरू किए। महिला थोड़ी मजबूत थी, उसने हाथापाई की। महिला ने अमित के हाथ और पैर दोनों में दांत काट लिया। उसके हाथ पर जख्म, दांत काटे के जख्म भी मौजूद थे। दूसरा, उसके जब वो चाकुओं से मारने की कोशिश कर रहा था और सुजाता उसका प्रतिरोध कर रही थी, तो इस दौरान एक चाकू अमित के हाथ पर भी लग गया था। लेकिन महिला कितनी देर तक विरोध करती। वो जब जमीन पर गिर गई तो अमित ने सिलबट्टे वाले बट्टे से उसका सिर कुचल दिया। और घटना के वक्त जो वो शर्ट पहने हुए था, जिसकी पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई थी, पुलिस ने वो शर्ट बरामद कर लिया। उस पर खून लगा हुआ था। उसको जांच के लिए एफएसएल भेज दिया गया। पुलिस ने उसकी बाइक भी जब्त कर ली। उसने ये बताया कि 7:30 बजे उसने बुलाया था, मैं आ नहीं पाया, और फिर 10:30 पौने 11 बजे मैं पहुंचा और 11 से 12 के बीच में ये वाकया हो गया। उसने वो सारी चीज़ें जिनमें खून लगा हुआ था, चाकू, लोढ़ा यानी वो बट्टा, तकिया, ये सब बरामद किया गया, जिस पर अमित के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। ऐसा एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया। ये बात उसने बताई बहुत दिन से चल रही थी कि अक्सर ये बहुत ध्यान लगाता है जब अमित यानी चिंटू घर के भीतर आता है। अपने पति के लिए कह रही थी, और कह रही थी कि मैं तुझे 50,000 रुपये दे दूंगी, किसी से कह के इसको मरवा दे, ताकि तुम आराम से जब भी दुकान यहाँ हो तुम आराम से मेरे पास रह सको, और अपना अगर तुम्हें घर जाना है तो रात में तुम जा सकते हो। और
अपने बेटे से उधार लेकर 50,000 रुपये उसने अमित को दिए थे। वो अक्सर अमित की मदद करती थी। आप समझ सकते हैं, बड़ा ऑब्वियस है कि क्यों मदद करती रही होगी। मारने के बाद अमित ने महिला के यानी सुजाता के हाथ से कंगन, अंगूठी, कान की बाली खोल ली। और महिला उस समय नहा के आई थी। जब ये भीतर जा रहा था तो उसने अपनी चेन उतार कर बेडरूम में रखी थी। अमित ने वो भी ले ली। उसके अलमारी से चांदी के पान का पत्ता, चांदी की कटोरी, कैमरा और मोबाइल लेकर वो फरार हो गया। और उसी समय उसने सारे जेवर एक सुनार के यहाँ 1,30,000 रुपये में गिरवी रख दिए। पैसा लेकर वो वापस आ गया, कहीं भागा नहीं। वो अगर उसका नंबर और सीसीटीवी फुटेज में उसकी गाड़ी का नंबर और शर्ट का कलर और उसकी जो बनावट है वो न मिली होती तो बड़ा मुश्किल होता इस ब्लाइंड मर्डर को खोलना। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की एसएसपी राजीव मिश्रा ने और ये बताया कि कैसे कैसे पुलिस उस तक पहुंची और कैसे उसने ये गंभीर अपराध डबल मर्डर का किया था। पुलिस ने उसे अमित उर्फ चिंटू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कल ही या परसों भेजा गया है। आज की घटना देखिए। आज की घटना ने घोर कलयुग का एहसास करा दिया। महिला 60 वर्ष की, पड़ोसी यानी चिंटू यानी अमित 31 वर्ष का। दोनों का प्रेम संबंध, अब आप देख लीजिए प्रेम संबंध दोनों का। अमित चिंटू की भी शादी, वो भी शादीशुदा, 2 लड़कियां, और ये तो बुजुर्ग हो चले थे। इनका भी बड़ा बेटा। पति बीमार रहता था, पार्किंसन का गंभीर मरीज था, दवा खाता था। और ये भी बताया कि साहब जब ये दवा खाता है तो थोड़ी देर के लिए, घंटे 1-1.5 घंटे के लिए उसे थोड़ा आराम सा हो जाता है। उसके बाद फिर वही हालत हो जाती है। अपने से पानी नहीं पी सकता, इतना हाथ कांपता है। अपने से वॉशरूम नहीं जा सकता, इतने पैर कांपते हैं। और शायद उस समय, जिस समय ये घुसा था, इसे पता था कि दवा खाने के बाद थोड़ी देर तक ये ठीक रहता है, उसके बाद फिर इसकी हालत वैसी ही हो जाती है। लेकिन जब ये उस दिन, घटना वाले दिन, सुजाता के बुलाने पर घर में घुसा था, उसने तुरंत का तुरंत खाना खाकर दवा खाई थी। और वो थोड़ा सा, जैसे दवा खाने के बाद हल्का फुल्का आराम हो जाता है, उस तरह का आराम हुआ था। और इसी वजह से वो दीवार के सहारे चलकर उस कमरे तक पहुंच गया था। लड़का अलग रहता था पत्नी के साथ। अपने मरीज पति सामान्य रूप से दिन भर बिस्तर पर रहता था। कभी कभार वो टीवी भी देख लिया करता था। और इस पूरे समय में महिला अपने मोबाइल में व्यस्त रहती थी। पुलिस ने उसका स्क्रीन टाइम जब देखा, वो तमाम ऐप हैं, अगर आप उनके जरिए स्क्रीन टाइम देखना चाहें कि कुल कितने देर तक मोबाइल पर कोई बिजी था, आपका बेटा हो, बच्चा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, आप देख सकते हैं। और एक लिमिट के बाद तो देखा ये कि वो उसका स्क्रीन टाइम एवरेज पर डे का 12-13 घंटे था। तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि उसका अधिक से अधिक समय मोबाइल में बीतता था। व्हाट्सएप कॉल यानी कॉल लॉग से ये पता लगा कि दोनों रात भर वीडियो कॉल पर बात करते थे। और तभी पुलिस को कंफर्म हो गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। इतनी रात में 31 साल का एक आदमी 61-62 साल की एक महिला से रात में कौन सी बात करेगा? ऑब्वियस है कौन सी बात करेगा। और तभी पुलिस को अंदाज हो गया, हो न हो इसी की करामात है। और तब जब ये सीडीआर निकल कर आ गई, बाकी गाड़ी का नंबर और शर्ट तो, गाड़ी और शर्ट तो बाद में बरामद हुई, लेकिन फुटेज से अंदाज पुलिस को लग गया था। देखिए, मैंने बहुत ढेर सारी क्राइम स्टोरीज में ये बताया है कि बुढ़ापे का इश्क बहुत खतरनाक होता है, चाहे पुरुष का हो और चाहे महिला का हो। इसमें भी वही हुआ कि बेटा अलग रहता था, आता था, लेकिन बातचीत करता था अपने माँ बाप से।
ये टेंडेंसी है, ये एक चलन हो गई कि माँ बाप जब ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएं तो बेटा तो हो सकता है कोशिश ये करे कि नहीं हम यहीं रहें, इनकी देखभाल करें, इनको दवा का इंतज़ाम करें, समय पर इनको दाना पानी खाना मिल जाए। लेकिन बहुएं जो आती हैं उनको लगता है कि ये अनावश्यक काम है, भार है, बोझ है, कौन इनकी सेवा के चक्कर में पड़ेगा, पूरा दिन बिजी रहना होगा, तो बेहतर ये है कि हम लोग अलग रहा जाए। और फिर उसी दबाव में बेटा बहू दोनों आगे अलग रहा करते थे। बेटा भी जब आता था तो वही जैसे फ़र्ज अदायगी होती है, ज़्यादातर अपनी माँ से बात करके चला जाता था। बहुत कम वो अपने पिता से के पास बैठता था। उसका ये कहना था कि जब हम आते थे तो अक्सर 90% समय में पिताजी सोते हुए मिलते थे। माताजी बताती थी कि इनको दवा दी गई है और अभी ये सोएंगे। इतना समय नहीं रहता था कि उनके जगने का इंतज़ार करके उनसे बातचीत करके और तब फिर वो वहाँ से जाए। तो उसे ऐसे समय में जरूर आना चाहिए था जब पिताजी उसको जगते हुए मिले, उनसे भी बात करता, हाल चाल पूछता, दवा के बारे में पूछता, क्या ज़रूरत है और क्या बात है। अगर ये बात बेटे ने अपने पिता से कभी बात की होती तो पिता उनके बताते ज़रूर, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि अचानक एक दिन उठे और कमरे में झांकने लगे। ऐसा उन्हें ज़रूर शंका रही होगी पहले से भी उन्हें, भाई तबीयत ही तो खराब है, आँख और कान ये सब बिल्कुल सही सलामत हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा एहसास हुआ होगा कि घर में कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर बेटे ने उससे बराबर इस तरह से अपने पिता से बात की होती तो हो सकता है वो इस बात पर इशारा करते कि अमित का घर में आना ठीक नहीं है, वो ऐसे ऐसे टाइम में आता है और ये अच्छा नहीं है, तुम बेटा इसको मना कर दो। लेकिन चूंकि बात ही नहीं की पिता से लड़के ने, इसलिए उसे किसी बात का एहसास नहीं हुआ। तो ये चूक तो उसके बेटे से हुई, बेटे बहू दोनों से हुई। और घर घर की यही कहानी है कि जहाँ शादी होकर पत्नियाँ आईं, 4-6 महीने देखा कि यहाँ तो सास ससुर बहुत बुजुर्ग हैं, इनकी सेवा करनी होगी, इनकी शुश्रूषा करनी होगी, दवा और खाने के लिए बहुत समय वेस्ट करना पड़ेगा, लिहाजा वो कोई न कोई बहाना मिलाकर या बहाना बनाकर अलग पतियों के साथ रहने लगती हैं। लेकिन बेटे की ये जिम्मेदारी थी कि वो बराबर माँ और बाप दोनों की खोज खबर ले, उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल ले, तो उसे इस बात का आइडिया लगेगा कि घर में सब सामान्य है या कुछ असामान्य है। इसलिए अगर आपकी मजबूरी है कि आप अपने माँ बाप को अलग छोड़कर कहीं अलग रह रहे हैं, तरह तरह की मजबूरी हो सकती है। आपकी सर्विस की वजह से हो सकता है, आपके व्यापार की वजह से हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने माँ बाप का हाल चाल जरूर लेते रहिए और उन्हें क्या परेशानी है, क्या कष्ट है या घर में क्या अनयूजुअल चल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।